चलिए आज की क्लास में स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, है ना। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए हम अब लगभग धीरे धीरे अपने सिलेबस के रिकवरी पार्टीशन की तरफ है ना। कुछ ही पार्टीशन बचे हैं, जैसे त्रिभुज से रिलेटेड पार्टीशन बचा था। दूसरा हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता और समरूपता के बारे में, तो हम वहाँ आगे वाले टॉपिक में इसके अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ हम बात करेंगे त्रिभुज के क्लासिफिकेशन की, टाइप्स की, है ना। फिर हम उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, थोड़ा सा सेकंड सेमेस्टर के बच्चों को लेकर के थोड़ा सा भय अभी भी मेरे अंदर बना हुआ है। वो इसलिए है क्योंकि अभी उन बच्चों ने परिणाम देखे नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम उन्होंने दिए नहीं, तो उनको आइडिया इस बात का नहीं कि सेकेंड सेमेस्टर के पेपर वाकई चारों सेमेस्टर में सबसे टफ है मैथमेटिक्स के। अगर आपको नहीं पता है तो इस चीज़ को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर चारों सेमेस्टर के मैथ का कंपैरिजन किया जाए तो सेकेंड सेमेस्टर बेस लाइन है। जिसने सेकेंड सेमेस्टर अच्छे से पढ़ा है, देखिए डेफिनेट है वो फोर्थ सेमेस्टर में भी उसकी बैक नहीं आएगी, 100% गारंटी है। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में अगर आपसे गलतियाँ हुई हैं तो फिर आपके लिए समस्याएँ हैं। तो मुझे पता है कि आप सब अभी डिस्ट्रैक्ट हैं, अभी ऑनलाइन क्लासेस का मतलब आपको जरा सा भी नहीं समझ में आ रहा। फिर भी पेपर दे के आएंगे तो आप टीचरों को ब्लेम मत करिएगा, संस्थाओं को ब्लेम मत करिएगा क्लासें नहीं चली। टीचर से आपने आके कहा कि क्लासें आपने नहीं चलाई, तो उसके उत्तरदायित्व या फिर उसका उत्तर जो भी हो, जो ब्लेम होगा वो सब आपका है ना। क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमने क्लासें आपके लिए ऑपरेट की हैं, फिर भी आपके अटेंडेंस में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बस इतना जो है थोड़ा सा डर इस बात का हमें लग रहा है कि सेकेंड सेमेस्टर में बच्चों ने फर्स्ट सेमेस्टर पेपर नहीं दिया तो उनको लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब सोच के देखिए कि अब तक आपने लगभग एक बार पेपर दिए होंगे एक दिन में, यहाँ 3 पेपर एक दिन में आपको देने हैं, फिर भी आप सब अभी भी जैसे कि तैसे बने हुए हैं, है ना। तो भय सिर्फ इस बात का है कि बच्चों का बैक ना लगे। और आप सोच के देखिए कि फर्स्ट सेमेस्टर का जरा सा भी आइडिया नहीं, सीधे सेकेंड सेमेस्टर में जो कि बेस है पूरी बीटीसी के टेट की, है ना, और आपने उसको जरा सा भी नहीं पढ़ा, फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि आप सबके पेपर बेहतर हों, ठीक है। बट इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पेपर के नतीजे जो भी हैं उसके लिए ना टीचर टीचर को आप ब्लेम कर सकते हैं, ना ही संस्थाओं को ब्लेम कर सकते हैं। सारी गलतियां उसमें आपकी रहेंगी। आइए बात करते हैं त्रिभुज की, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास यहीं से। देखिए त्रिभुज का मतलब हुआ, आप कह सकते हैं 3 भुजाओं से घिरी आकृति। 3 भुजाओं से घिरी आकृति, आप कहेंगे ऐसी आकृति को हम कहेंगे कि हाँ वो क्या है, त्रिभुज है, सही। अब सवाल ये फंसता है कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज है, तो अब भुजाओं से जो है मतलब क्या है। देखिए भुजाएं जब भी बनेंगी, जहां भी बनेंगी, वो एक सीधी रेखा में रहेंगी। आप इसे त्रिभुज जरूर कह सकते हैं, नो डाउट, लेकिन इस पार्टीशन को आप त्रिभुज नहीं कह सकते। ये कर्व सरफेस कहीं नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रारूप में है तो वो फिर त्रिभुज नहीं है, इस चीज का अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी और हमेशा एनक्लोज्ड चैम्बर, बंद आकृति ही त्रिभुज कहलाएगी। मैंने ऐसे फिगर बनाया, यहाँ तक छोड़ दिया, ये त्रिभुज नहीं। फिर मैंने फिगर यहाँ से बनाने का प्रयास किया, ऐसे छोड़ दिया, ये त्रिभुज नहीं। जब तक तीनों भुजाएं तीनों शीर्षों से मिल नहीं जाती हैं, ये देखिए यहाँ शीर्ष मिला, यहाँ मिला, यहाँ नहीं मिला, तो ये नहीं है। इसमें तीनों शीर्ष मिल गए हैं तो आप कहेंगे ये त्रिभुज है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है त्रिभुज की? दूसरी प्रॉपर्टी है कि इसके तीनों अंतः कोणों का मान हमेशा केवल और केवल 180 अंश के बराबर होगा, ना उससे ज्यादा हो सकता है ना उससे कम हो सकता है। ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी में आता है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि अभी क्लासिफिकेशन इसके पढ़ेंगे तो वहां से आप चीजें क्लियर करेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान किसी भी कंडीशन में 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ज्यादा है तो वो फिर त्रिभुज नहीं, कम है तो फिर त्रिभुज नहीं, ठीक है ना। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी के कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज तो समझ में आ गया। त्रिभुज किसे कहेंगे आप? जो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है उसे आप कहेंगे
त्रिभुज। मैंने कहा हम त्रिभुज को कितने भागों में बांट सकते हैं। देखिए टेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, 2 बार पूछा गया, लेकिन बच्चों ने वही गलतियां की जो वो करते आते हैं बराबर। हम आपको लाख समझा ले, आप करेंगे अपने मन का ही, किसी के समझा समझते नहीं है। तो अगर हम त्रिभुज की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल केवल 2 तरह से, पहला भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। तो आपने पहला लिखा भुजाओं के आधार पर और दूसरा हो गया कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। ठीक है, अब बात आती है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के। तो आप कहेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के। कौन कौन से? समबाहु त्रिभुज, ये देखिए त्रिभुज का चित्र मैंने बना दिया, उसको त्रिभुज समझिए। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा क्या हो गया? विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब प्रॉपर्टी भी सीख लेते हैं। तो इसका मतलब भुजाओं के आधार पर 3 है, तो फिर कोणों के आधार पर कितने होने चाहिए? यहां भी आपका जवाब होना चाहिए कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के। क्या कहा मैंने? कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के। कौन सा? पहला न्यून कोण त्रिभुज। पहला क्या हुआ? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज। तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा क्या हुआ? अधिक कोण त्रिभुज। प्रॉपर्टी अच्छे से सीखिएगा, नहीं तो गारंटी सारी आपकी। चलिए, अब आपने पढ़ लिया कि त्रिभुज मुख्यतः 2 प्रकार के, एक भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। जब आपसे क्वेश्चन दिया जाए कि त्रिभुज होते कितने प्रकार के हैं, तो आप कहेंगे केवल 2 प्रकार के। आपसे पूछा गया कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताइए, तो आप वहां पे कहेंगे कि त्रिभुज 6 प्रकार के। जब देखिए क्लासिफिकेशन की बात आएगी तो आप केवल 2 तरीके से बताएंगे। जब टाइप्स की बात आएगी तब इन सारे फंक्शन का नाम रखिएगा, है ना, इसका ध्यान रखिएगा। आइए अब सारे चीजों को बारी बारी से समझते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब नाम से ही स्पष्ट है। सम मतलब बराबर, बाहु माने भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हों, हम उन्हें कहेंगे समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब है ये भी ए, ये भी ए, और यहां भी ये पार्टीशन हो गया ए। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि ए बराबर ए। क्लियर है? इसका मतलब यहाँ तीनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है, इसीलिए कहा गया समबाहु त्रिभुज। दूसरी क्वालिटी क्या है कि अगर इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसको तीनों अंतःकोण आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब है मैं अगर नामकरण इसका करता ए बी सी, तो आप कह सकते हैं कोण ए बराबर बी, कोण बी बराबर सी। और अगर तीनों कोण बराबर हैं तो प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? 60 अंश का होगा। किस कंडीशन में? समबाहु त्रिभुज के कंडीशन में। सही है। बात आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज देख लेते हैं। ये हो गया समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब सम मतलब बराबर, द्वि माने 2, बाहु माने भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर। इधर देखिए, इसका मतलब ये भुजा इसके बराबर है। तो मैं अगर इसे ए नाम देता हूं तो आप ये कहेंगे कि ये भुजा भी ए नाम से ही जानी जाएगी। ठीक है, आप इसे अलग नाम दे दीजिए बी। देखिए बीच वाली रेखा इसलिए डाली जाती है, आपको पता चले कि यहाँ से आपने शीर्ष से आधार पर लंब डाला है और ये आधार को 2 बराबर हिस्सों में जो है डिवाइड करा है, इसीलिए इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। प्रॉपर्टी क्या है इसकी? इसकी केवल 2 भुजाएं। आपने देखा एक ए बराबर एक ए है, लेकिन एक बी इसके बराबर नहीं है। मतलब 2 भुजाएं बराबर हैं, तीसरी भुजा इससे डिफरेंट रहेगी। सही है। आगे फिर अब प्रॉपर्टी यहाँ भी चेंज हुई कि अगर इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं तो आप इसके कहेंगे 2 इसके अंतःकोण बराबर होंगे। तो मैं नामकरण कर देता हूँ ए बी सी। तो आप कहेंगे कोण ए बराबर कोण सी के होगा, लेकिन कोण बी क्या होगा? इससे अलग होगा। कोण बी क्या होगा? इससे अलग होगा।
सही है। तीसरे प्रॉपर्टी की बात करें तो आप इसे कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। अब देखिए विषम बाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या है? विषम बाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी ये है कि विषम माने अलग अलग, बाहु माने भुजाएं। ऐसे त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हो। हालांकि ये तो एक जैसा दिख रहा, मैं थोड़ा सा फिगर डिफरेंट और डिफिकल्ट बना देता हूँ कि आपको लगे। तो मैंने कहा अगर ये ए लंबाई का है तो ये बी लंबाई का होगा और ये सी लंबाई का होगा। ठीक है। तो विषम बाहु त्रिभुज क्या कहता है कि जिसकी एक भी भुजा आपस में बराबर ना हो, सारी भुजाओं का मान अलग अलग हो, तो ऐसी जो है आकृति को, ऐसी त्रिभुजाकार आकृति को हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे A is not equal to B is not equal to C। सही है? क्लियर? A is not equal to B is not equal to C का मतलब हुआ ना तो A B के बराबर है ना B C के बराबर। सही? तो जाहिर सी बात है अगर भुजाएं नहीं बराबर हैं तो अगर मैं नामकरण करूं A B C तो आप कहेंगे कि बिल्कुल इसके कोण भी आपस में बराबर नहीं होंगे, इसके कोण भी आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यहां से सारी निकल के आ गई। फिर से देखें, मैंने कहा अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो दो तरीके से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, एक भुजाओं के आधार पर, एक कोणों के आधार पर। हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो प्रत्येक सेक्शन के तीन तीन पार्टीशन है, इसलिए आप कहेंगे कि ये भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। और अगर हम कोणों के आधार की बात करें तो आप कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, समझ लेते हैं इसे। समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या है? समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी ये है कि इसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, इसका मतलब इसके सारे अंतःकोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और समबाहु त्रिभुज में अगर ऐसा बनता है तो लगभग वहां प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होना चाहिए। सही। आइए समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है कि आपने जो त्रिभुज बनाया इसमें केवल दो भुजा बराबर हो सकती है, जरूरी नहीं वो यहां से यहां बराबर हो, यहाँ वाली यहाँ के बराबर हो सकती है, यहाँ वाली यहाँ के बराबर हो सकती है। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज में कोई दो भुजा ही बराबर होगी। तो जाहिर सी बात है आपने लिखा कि ए बराबर ए, एक भुजा बराबर नहीं होगी। तो आप कह सकते हैं कि इसमें दो कोण बराबर होंगे लेकिन तीसरा कोण अलग होगा, वो कोई भी कोण हो सकता है। सही। आइए यहाँ पे विषम बाहु त्रिभुज आपने देखा, मैंने कहा विषम बाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें सारे जो भुजाओं का मान होगा वो अलग अलग होगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसमें जितने भी कोण होंगे उनका मान भी क्या होगा? अलग अलग होगा। यहाँ तक क्लियर है? मेरे हिसाब से डाउट तो नहीं है, अच्छे देख लीजिएगा। बात आता है कोणों के आधार पे जो तीन तरीके से आपने डिवाइड किया उसको भी देख लें। मैंने कहा न्यून कोण त्रिभुज का क्या मतलब हुआ? देखिए न्यून कोण त्रिभुज का मतलब हुआ, ये मैंने बना दिया। तो आप कहेंगे कि न्यून कोण त्रिभुज का मतलब हुआ जो कोण का मान होना चाहिए वह 90 अंश से कम होना चाहिए। मैंने क्या कहा? ध्यान से समझिएगा कि न्यून कोण त्रिभुज में किसी एक कोण का मान, किसी एक कोण का मान, मैंने मान लिया इसका, किसी एक कोण का मान 90 अंश से कम होना चाहिए था। सही है? या फिर आप कह सकते हैं कि न्यून कोण में जो भी एंगल हो, मैक्सिमम एंगल वह 90 अंश से कम रहे। एक समझ में आया? मतलब न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसमें किसी भी एंगल का मान 90 डिग्री हो ही ना, 90 डिग्री से कम हो। सही है? आगे दूसरा आपने कहा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि कम से कम एक कोण जो होना चाहिए वह कितना होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तब आप उसे कहेंगे क्या है? वह समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। बात आती है अधिक कोण त्रिभुज की। आप सीधे कहेंगे कि कम से कम एक कोण का मान, कम से कम एक कोण का मान 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो। ठीक है? आप क्या कहेंगे इसमें? कम से कम किसी एक कोण का मान, ये मैं मान लेता कोण भी, यहां देखिए कोण भी दिया, कम से कम एक कोण का मान 90 अंश से ज्यादा हो और 180 अंश से कम हो, ऐसे कोण को हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। फिर से एक बार देख लें कोण वाला। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? आप कहेंगे कि कोई भी कोण हो 90 अंश से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आप उसे कहेंगे वो न्यून कोण त्रिभुज है। दूसरा समकोण त्रिभुज का क्या कंडीशन है कि एक कोण 90 अंश का होना चाहिए।
तो एक कोण 90 अंश का आपने कह दिया, ये मस्ट है। और अधिक कोण त्रिभुज में कोई एक कोण 90 अंश से ज्यादा हो और 180 अंश से कम हो, मतलब 90 भी नहीं ले सकते और 180 भी नहीं ले सकते, 90 से ज्यादा हो 180 अंश से कम हो, ऐसे त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो क्या प्रॉपर्टी में कहीं भी आप फंसते हुए नजर आ रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता आप कहीं भी फंस रहे हैं। ठीक है, आगे चलें इसमें। आइए अब क्या करेंगे इसमें, अब हम देखेंगे कि ये तो हो गया टाइप्स, एंगल्स की जो है प्रॉपर्टी आपने सारी देख ली। अब बात आती है 1 बाय 1 हम प्रत्येक पार्ट पढ़ेंगे क्षेत्रफल वाले। तो क्षेत्रफल वाला समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, इसका कोई मतलब रह नहीं गया। क्षेत्रफल के 3 फार्मूले बनेंगे, वो समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज को कंसीडर करके। आए क्वेश्चन क्या है, आइए आगे आते हैं। देखिए पहला इसमें क्या था, समबाहु त्रिभुज। अब बच्चे देखिए थोड़ा सा सवाल ये करते हैं कि हम एंगल से रिलेटेड जो है क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाएं या फिर भुजाओं से, तो आप भुजाओं को कंसीडर कर लीजिए, एंगल उसी में आ जाएगा। एक ही फार्मूला आता समकोण त्रिभुज का और वो समद्विबाहु त्रिभुज में कंसीडर हो जाएगा, तो उस चीज को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। आए तो समबाहु त्रिभुज में बना लेता हूं। मैंने कहा ये है अपना समबाहु त्रिभुज, यही ना, ये देखिए आपने इसे ए माना था, इसे ए माना था और इसे ए माना था, इसका मतलब इसके प्रत्येक कोण आपस में बराबर होंगे। लेकिन आप सोच के देखिए किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आवश्यक शर्तें क्या है, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई तो समझ में आ रहा लेकिन चौड़ाई नहीं समझ में आ रही। चौड़ाई का मतलब ऊंचाई, चौड़ाई का मतलब क्या हुआ, ऊंचाई। अब देखिए कैसे निकालेंगे, समझने का प्रयास करिएगा। फार्मूला हम यहाँ पे क्रिएट करना सिखा रहे हैं आपको। हम आपको ऐसा नहीं कहेंगे आप फार्मूला रटिए, नहीं, हम फार्मूला कोशिश कर रहे हैं आप क्रिएट करना सीख जाइए। क्रिएट करना सीख गए तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, आइए चलिए। मैंने कहा अगर मैं यहां से आधार पर लंब डालूं, देखिए मैंने आपसे क्यों कहा कि कोण से रिलेटेड हम क्वेश्चन यहाँ पे फार्मूला नहीं देखेंगे, हम भुजाओं से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और भुजाओं के आधार पर ही हम क्वेश्चन लगाएंगे। सही है। अगर आपने शीर्ष से आधार पर लंब डाला तो आपने देखा यह आधार को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है और ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश। ध्यान से समझिएगा, फार्मूला भले ही आप क्रिएट करना ना जानते हो, एक बार सीख लीजिए, आप फंसेंगे नहीं। तो अगर ये 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है इसको, तो ये a है, एक हिस्सा कितना होगा, आप कहेंगे एक हिस्सा होगा a/2 और ये हिस्सा भी क्या होगा a/2। आपको a/2 नहीं समझ में आना तो आप ऐसे देखिए, आधा आधा 1, ठीक है, आधा आधा 1 हो गया पूरा। क्लियर है। मुझे h की वैल्यू चाहिए, मुझे h की वैल्यू चाहिए अगर मुझे फार्मूला निकालना है। अब देखिए तो मैंने एक नामकरण कर दिया A B C D। तो देखिए मैं एक त्रिभुज को ले रहा हूं A D C में, अलग से बना लिया मैंने ऐसे अलग से त्रिभुज बना लिया A D C। ध्यान से समझिएगा, ये 90 अंश है, 90 अंश है। तो अगर क्षेत्रफल आपसे निकालना होता तो आप क्या कहते हैं कि 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई। अब सवाल ये फंसता है 1/2 क्यों किया जाता है। देखिए एक्चुअल में ये समझाया आपको कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकला होगा। मैं इसको ये मान लेता थोड़ी देर के लिए, ये वर्ग है, ये क्या है, वर्ग। ध्यान से समझिएगा, तो इसका मतलब है ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, यही ना। तो अगर आपको वर्ग का चाहिए, सॉरी लंबाई चौड़ाई अलग अलग तो आयत है, तो अगर इसका आपको क्षेत्रफल निकालना होता आप क्या कहते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आ गया आयत का क्षेत्रफल। इसका मतलब ये है कि आयत के क्षेत्रफल को अगर हम आधा फाड़ दें, आधा फोल्ड कर दें, तो ये 2 ट्रायंगल में डिवाइड हुआ। तो इसका मतलब इसीलिए मैंने अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो मैंने लिखा 1/2 L into B, 1/2 into L into B। लेकिन यहाँ पे कुछ और नाम से जाना गया। यहाँ पे देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या कहा गया, 1/2 गुणे लंबाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चौड़ाई को इन्होंने, चूंकि ये फिगर हट चुका है, मिट चुका है, इसलिए इन्होंने कहा ये मैं ऊंचाई दे देता हूं, ऐसे ऊंचाई। ठीक है, तो इस चीज को लेकर परेशान नहीं, फार्मूले कहाँ से आते हैं। मेरा तो सिंपल सा और सीधा फंडा है कि फार्मूला बच्चों को क्रिएट करना सिखाया जाए, और कोशिश मेरी वही है ना। आइए
तो मैंने इस फिगर को अलग किया था, अलग कर लेते हैं। अच्छा मिटा दिया मैंने, गलती हो गई। ये देखिए मैंने क्या लिखा, ADC ये 90 अंश है, यहाँ से यहाँ की a/2 है, और ये देखिए ये वाला हिस्सा कितना है, a। अगर मैं मान लेता ये ऊंचाई है तो मैं कहता ऊंचाई बराबर, ये कहता। तो आप फार्मूला क्या लगाते हैं, क्योंकि दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो है समकोण त्रिभुज है, इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो आपने क्या लिखा कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। ध्यान से समझिएगा, हम केवल फार्मूला भी क्रिएट कर रहे हैं। कर्ण क्या है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण है, तो कर्ण की वैल्यू a है, इसलिए a² बराबर आधार कितना है, a/2। तो आपने लिखा a/2 का वर्ग प्लस लंब कितना है, लंब के मतलब ऊंचाई, आपने कहा h है, इसका मतलब h का वर्ग। यानी कि वैल्यू आप किसके निकाल रहे हैं, वैल्यू आप h की निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं भी आपको समझ में आएगा। अच्छा क्यों निकाल रहे हैं आप इसकी वैल्यू, क्योंकि अगर मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए तो देखिए एक्चुअली फिगर ऐसे है, ये जो फिगर है ये ऐसे बना हुआ, बीच में है नहीं, तो मुझे ये तो पता है लंबाई, लेकिन ऊंचाई यहाँ वाली फाइंड आउट करनी, इसलिए हम h कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, h कंसीडर कर रहे हैं, नहीं तो हमारा काम तो हो ही गया था। आइए तो a² और इसको इधर लाइए माइनस, देखिए a का वर्ग किया a² और 2 का वर्ग किया 4, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, प्लस h²। आपने लिखा a² इसको इधर लाइए माइनस a²/4 बराबर h²। आप लिखते 4a² माइनस a²/4 बराबर h²। ये समझ में आया, 4 कहाँ से आया, लासा ले लिया मैंने नीचे, ये 4 का a में a² माइनस a² और नीचे का नीचे गुणा। आप इसे लिख सकते हैं 4 में से स्क्वायर घटाया 3a²/4 इज इक्वल टू h²। ठीक है, अच्छे से इसको लिखें। तो मैंने कहा अगर मुझे h चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में 3a²/4 बराबर h। इधर आइए सामने देख लेते हैं, तो 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, a² का वर्गमूल निकलेगा, a बाहर, √3/4, 4 का वर्गमूल कितना आ गया, कितना आया, √3/2, √3/2a, ये किसकी वैल्यू आ गई, h की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे लंबाई तो a है, लेकिन जो ऊंचाई यहाँ की है वो आपने कितना निकाला, a√3/2, कितना निकाला, a√3/2। देखिए ये मैं मान रहा हूं कि क्वेश्चन टफ है, इस चीज को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि क्वेश्चन टफ है, आसान नहीं, लेकिन आप सोच के तो देखिए, आप जीवन भर फार्मूला रटते आए हैं, जीवन भर आपने फार्मूला रटा है, हम आपको फार्मूला का इन्वेंशन सिखा रहे हैं कि फार्मूला बना कहां से होगा। ठीक है, आप नहीं सीखना चाहते तो वीडियो को स्किप कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, फार्मूला रटते रहिए आप। तो देखिए h बराबर, मैंने यहाँ से वैल्यू निकली, a² का वर्गमूल a बाहर, 4 का वर्गमूल 2 बाहर, 3 का वर्गमूल निकल नहीं सकता, इसलिए मैंने √3 में रखा। तो अब जब आपने वहां सारी चीजें लिख ली, तो आइए अब क्षेत्रफल निकालते हैं, किसका, समबाहु त्रिभुज का। किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम, समबाहु त्रिभुज। चलिए कैसे निकालेंगे, आपने लिखा इससे, ये वैल्यू क्या हुई, इधर देखिए 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई, a√3/2। फिर से देखिए मैंने रूप क्या लिखा, 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज को छोड़ करके आप किसी भी पैटर्न पर फार्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर ये फार्मूला बिल्कुल आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो देखिए क्या आया, 1/2, a का a में गुणा हुआ a² इंटू √3/2। अब देखिए √3 का 1 में गुणा किया √3, 2 का गुणा 2 में 4, a²। ये देखिए किसका आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका आया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सही है, इसका मतलब ये है कि आपने यहां से जो क्षेत्रफल निकाला वो किसका क्षेत्रफल आया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या कहीं भी इसमें आपत्ति है, नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए इसमें।
अच्छा, फार्मूला और किस रूप में लिखा जा सकता है? आप इसे लिख सकते हैं √3/4। ए को देखिए मैं थोड़ा सा नामकरण कर रहा हूँ, क्या, भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। तो चाहे आप ये फार्मूला याद करिए या फिर ये फार्मूला याद करिए, आप रट सकते हैं तो रटिए, क्रिएट करना आता है तो उससे बेहतर काम दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, बात आ गई समबाहु त्रिभुज की। आपने फार्मूला बिल्कुल इस तरीके से बना दिया, कोई भी समस्या आपको हुई नहीं। अब बात आती है अगर समद्विबाहु त्रिभुज रहे, देखिए है तो ये समबाहु ही, लेकिन इसको सॉल्व किया गया है समद्विबाहु त्रिभुज में। तो एक यहां से देखिए जो है तरीका क्या आया कि एक समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। देखिए कैसे, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और इत्तेफाक से ये भी बराबर है। बहुत कम केसेस में ये बराबर नहीं होगा, लेकिन वहां से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ये है कि समबाहु त्रिभुज के लिए भी हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे और समद्विबाहु त्रिभुज के लिए भी हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या आता है? दूसरा फार्मूला आता है विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा? विषमबाहु त्रिभुज। देखिए भुजाओं के आधार पर ही सारे क्वेश्चन लगने वाले हैं, इस चीज के लिए हमेशा आप निश्चिंत रहिएगा। समद्विबाहु और समबाहु दोनों ही एक ही फार्मूले पर एप्लीकेबल होंगे, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। बात क्या आती है? विषमबाहु क्या त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ये देखिए मैंने एक त्रिभुज बना दिया, पता नहीं किस आकार का बनाया। मैंने कहा ये ए है, देखिए ये टेढ़ा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि जो है त्रिभुज नहीं होगा। हाथ है, लग गया थोड़ा सा, है ना, ए बी और ये सी। ठीक है, आपने देखा कि ये तीन भुजाएं हैं, तीनों डिफरेंस हैं। तो देखिए फार्मूला कौन सा लगाएंगे? यहाँ पे मुझे पता ही नहीं कि आधार कौन सा है, बेस कौन सा है, तो लंबाई चौड़ाई का फार्मूला तो नहीं लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा? आपने पढ़ा होगा हीरोज फार्मूला, पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। इसका भी प्रूफ है, लेकिन मुझे लगता है आप थोड़े से इंटरेस्टेड कम है आप सभी, तो जरूरत नहीं प्रूफ दिखाने की, हम सीधे इसके फार्मूले की बात करेंगे। ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वेयर, जहां पर यस क्या है? अर्ध परिमाप। यस क्या है? अर्ध परिमाप। ठीक है, तो अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे आप? परिमाप कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ये सोच लीजिए। अगर परिमाप निकालना तो आप लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन अर्ध परिमाप निकालना हो तो आप लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी और बटे 2। भाई टोटल में से आधा करेंगे तभी तो अर्ध परिमाप आएगा। तो आप लिखेंगे एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये हो गया अर्ध परिमाप। और ए बी सी क्रमशः क्या है? भुजाएं। ए बी सी क्या है? भुजाएं। ठीक है, तो दो फार्मूला यहां से निकल के आया कि एक तो समबाहु और समद्विबाहु के लिए एक ही फार्मूला आपने इस्तेमाल किया। दूसरा आता है समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज के लिए, तो विषमबाहु त्रिभुज के लिए स्पेशल कंडीशन है, हीरोज फार्मूला आप लगाइए और हीरोज फार्मूला से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात आती है तीसरा फार्मूला इसमें क्या है? तो तीसरा फार्मूला है राइट एंगल ट्रायंगल का समकोण त्रिभुज, क्योंकि बार बार जिक्र होता रहा है समकोण त्रिभुज का, है ना। काफी सारे क्वेश्चन आपको समकोण त्रिभुज से लगाने भी हैं। क्या लिखा आपने? समकोण त्रिभुज। बस इन्हीं 3 पार्टीशन से क्वेश्चन अभी तक पुटअप हुए, बाकी किसी से क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना दिखती नहीं आपके सिलेबस में। तो मैंने कहा अगर मैं समकोण त्रिभुज बनाऊं ऐसे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब एक कोण 90 अंश का होना चाहिए, बना दिया, नामकरण भी कर दीजिए इसी वक्त ए बी सी। और अगर समकोण त्रिभुज है, देखिए मैं डॉटेड लाइन से यहाँ ना बना के अलग बना देता हूँ। ये मैंने माना समकोण त्रिभुज अपना था ऐसे, और मैंने डॉटेड लाइन से यहाँ ऐसे बढ़ा दिया ऐसे। अभी मैंने बताया, फिर से लेकिन बता रहा है, ये 90 अंश है, नामकरण कर दिया ए बी सी और इसको बढ़ा दिया डी। ठीक है, तो मैंने कहा अगर ये मैं मान लेता इसकी लंबाई ए है और चौड़ाई में मान लेता बी है, तो आप क्या कहते हैं कि अगर ये वर्ग आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? ए इंटू बी होगा। ठीक है, लेकिन मैं अगर ये देखूं, ये आधा पार्टीशन मैंने कट कर दिया, ये एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, 2 त्रिभुज को सटा करके मैंने आयत या फिर वर्ग का निर्माण किया है, सही है।
इसका मतलब है मैं अगर इसका आधा कर दूं तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, त्रिभुज की आ जाएगी। सेम कंडीशन यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आप इसे चौड़ाई कह नहीं सकते तो इसे क्या कहेंगे, ऊंचाई। ठीक है, तो आप लिखेंगे 1/2 गुणे आधार और गुणे क्या, ऊंचाई। क्लियर है, एक फार्मूला आपका यहां से सही है। तो कहां से फार्मूला है, आप मान सकते थे कि ये अगर आयत है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लेकिन चूंकि ये इसका ठीक आधा है इसलिए मैंने 2 से कर दिया। देखिए एक ये 2 जो है वो 1/2 के रूप में बाहर आया। ए का मतलब है आधार और बी का मतलब है यहाँ पे चौड़ाई है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऊंचाई। ठीक है, तो इन्हीं 3 फार्मूले का इस्तेमाल है पूरे ट्रायंगल्स में। आइए इसके हम न्यूमेरिकल पार्टीशन की चर्चा करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, बड़े बेहतरीन टॉपिक है। ट्रायंगल तो मेरा बड़ा ही पसंदीदा है, पूरा मेंसुरेशन बड़ा मजा आता है ना, आपको भी मजा आएगा। लेकिन कब आएगा, जब आप चीजों का इन्वेंशन करना जानते हो। रटना, अगर आपको मैथमेटिक्स आपको लगता है कि रट के हम क्लियर कर सकते हैं तो काम टफ होने वाला है। कब, 3rd और 4th सेमेस्टर में। रटिए, कितना रटेंगे आप, है ना। स्टैटिक्स आपको उसमें अच्छे से पढ़ना है, मेंसुरेशन लगभग जो शेष है सब उसमें पढ़ने हैं। रटिए, देखते हैं कितना रटेंगे आप। ठीक है, आइए इसके न्यूमेरिकल पार्टीशन की बात करते हैं। आइए एक आसान क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं अपनी। एक क्वेश्चन में लिखा है एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई। तो एक चीज का ध्यान रखिए, डाटा लिखना जो है सीखिए आप। तो सोल्यूशन में मैंने देखिए क्या लिखा, इन्होंने आधार की लंबाई दी, इसका मतलब आधार दिया है ना, कितना दिया, 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई इन्होंने कह दी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल आप बताइए। एक चीज का ध्यान रखिए क्वेश्चन में कि बच्चे कहते हैं हम कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई करें, वो क्वेश्चन में मेंशन हो जाएगा। अगर 3 भुजाएं दी गई हैं तो डेफिनेट है वहां पर केवल और केवल हीरोज फार्मूला लगेगा, और अगर 2 भुजाओं का जो है समावेश है तो आप निश्चिंत होकर के या फिर जो है राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला लगाइए या फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाइए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के लिए 1 भुजा दी जाएगी जो है, और बाकी पार्टीशन के लिए आप राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला लगाएंगे, और अगर तीनों भुजा दी गई है तो आप बेफिक्र होकर के हीरोज फार्मूला लगाइए। आइए, तो मैंने फार्मूला पढ़ा क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ, 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। पहला काम आपने फार्मूला लिखा, कॉपी में भी आप शुरुआत यहीं से करेंगे। देखिए क्या दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया तो आपने ऐसे लिखा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार का मान 12 है और ऊंचाई का मान 6। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर ऐसे गुणे में फंक्शन है तो साथ में गुणा मत करवाइएगा। चीजें अगर कैंसिल आउट हो सकती हैं तो बिल्कुल बेफिक्र होकर काटिए उसे। यहाँ देखिए 2 छक्का 12 और 6 का आपने 6 में गुणा किया तो वैल्यू आई 36। बात आती है यूनिट की, तो क्षेत्रफल का मतलब है यूनिट गुणे यूनिट, या फिर आप कहते हैं डायमेंशंस गुणे डायमेंशंस। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो आपने लिखा इसे सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, दूसरा नाम क्या है इसका, आप इसे लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। क्या लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहला क्वेश्चन आपका, और मेरे हिसाब से आंसर आपके सामने। चीजें आसान है, क्वालिटी में जरा सा भी डिफरेंट नहीं है, बट पहचानना आपको आना चाहिए। और वो तब हो सकता है जब आपके साथ रिदम साथ हो, रिदम साथ नहीं है तो फिर ये तो आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो आप चीजों को लेके भयभीत नहीं होंगे कि त्रिभुज पूछ लिया, पढ़ाया 3 गया, आ गया चौथा। तो सारे फंक्शन में हम फार्मूला ही अप्लाई करेंगे, बशर्ते कंडीशंस अलग अलग है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए साथ में लिखते चलेंगे आप। क्वेश्चन क्या लिखेंगे, यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 78 मीटर स्क्वायर है, 78 मीटर स्क्वायर है, यदि आधार की लंबाई, यदि आधार की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, यदि
आधार की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज के ऊंचाई की गणना कीजिए। के ऊंचाई की क्या कीजिए, गणना कीजिए, ऊंचाई की गणना कीजिए। आसान क्वेश्चन है, तब तो जरा सा भी नहीं चीजें। अब देखिए मैंने क्या कहा आपसे कि आपको फार्मूला ढूंढना नहीं है, कौन सा फार्मूला लगाना, चीजें मेंशन है कि क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना, लेकिन कौन से क्षेत्रफल का। एक भुजा दी गई, एक भुजा पूछी गई, डेफिनेट है दो भुजाओं का समावेश है, तो बेफिक्र होकर के हम राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में होगा हम समबाहु त्रिभुज क्यों नहीं लगा सकते, उसके लिए कंडीशन है केवल एक भुजा दी होनी चाहिए। देखिए यहाँ तो एक भुजा दी है लेकिन दूसरी पूछी गई, और समबाहु त्रिभुज के कंडीशन में आपसे एक भुजा दी जा सकती है, नहीं तो फिर क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, या फिर क्षेत्रफल देके केवल एक भुजा पूछी जा सकती है। ठीक है, आइए तो डेटा क्या क्या है आपके पास उपलब्ध, सोल्यूशन में आते हैं। मैंने कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल, सबसे पहला काम आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लीजिए, कितना है 78 मीटर स्क्वायर। मजेदार क्वेश्चन है, क्यों दिलचस्प है, यूनिट कन्वर्जन चेंज है, यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ सेंटीमीटर में है। अच्छा लंबाई कितना दिया गया, आप कहेंगे लंबाई है 13 सेंटीमीटर, लंबाई क्या है 13 सेंटीमीटर, तो आपसे क्या पूछा गया, ऊंचाई आप त्रिभुज की कैलकुलेट करके हमको आंसर बता दीजिए। क्या पूछा गया, ऊंचाई कैलकुलेट करके आप आंसर कंसीडर करिए। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर कहना आसान है, लेकिन 15 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे इस चीज की गणना करने में थोड़ा सा आपको वक्त लगता है। तो सेम चीजें क्या है कि बड़े यूनिट से आप छोटी यूनिट में कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा रस्सी का एक बड़ा टुकड़ा है, उसको आप कट कर सकते हैं छोटे छोटे पार्टीशन में, लेकिन मैंने कहा अब इसको जोड़ के बड़ा जो है टुकड़ा बनाइए, तो उसमें ऐसा नहीं बनेगा नहीं, लेकिन वक्त लगेगा। सेम चीजें हैं, तो आप हमेशा बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्जन करेंगे। तो 78 मीटर स्क्वायर है ना। मैंने कहा अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान दूं तो ये देखिए लिखा क्या है 78 गुणे मीटर गुणे मीटर। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यूनिट कन्वर्जन आपका आसान हो जाएगा। आइए मुझे पता है कि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो आप देखिए क्या लिख सकते हैं 78 गुणे 100 और गुणे 100। सही है, यूनिट सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्षेत्रफल पता है, ऊंचाई आपको पता है, ऊंचाई आपको निकालनी है और लंबाई आपको पता है, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आइए तो फार्मूला लिखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपने क्या लिखा 1/2 गुणे आधार और गुणे क्या ऊंचाई। सही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए कितना है। अब ये नहीं है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक्चुअल में यहाँ आया, क्यों इसको लेंगे क्योंकि यूनिट भी एक, देखिए डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर में होगा। अगर आप नहीं सेंटीमीटर में करना चाहते तो इसको मीटर में बदलिए, है ना। आइए तो आपने लिखा 78 गुणे 100 और गुणे 100। ये गुणा कराने की गलतियां मत करिएगा, चीजें आसान होने वाली हैं आपके लिए। बराबर 1/2 गुणे, बराबर क्या यार 1/2 गुणे आधार का मान कितना है। देखिए आधार का मान तो इसमें लिखा नहीं, आधार की लंबाई लिखिए, इसका मतलब ये आधार है। कितना दिया गया 13 सेंटीमीटर गुणे ऊंचाई आपसे पूछी गई तो मैंने इसे h मान लिया थोड़ी देर के लिए। अब देखिए इसका गुणा यहाँ करना है तो आपने लिखा 2 गुणे 78 और गुणे 100 और गुणे 100 और बराबर 13 इंटू h। आपसे ऊंचाई की वैल्यू मांगी गई है, इसकी वैल्यू, तो ये नीचे चला जाएगा। आपने लिखा 2 गुणे 78 गुणे 100 गुणे 100 और बट्टे 13 बराबर h। ये देखिए 13 6 78। सही चला। अरे भाई 6 3 18, 6 कम 6 7। आइए 6 दूना 12, 12 1 12, 12 1 12, 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ, 2 0 2 0, 4 0 बराबर h। यूनिट भाई सारी चीजें आपने सेंटीमीटर में की हैं, इसका मतलब ऊंचाई जो होगी वो कितनी होगी, लगभग 1,20,000 सेंटीमीटर। तो हालांकि इतना गैप तो नहीं आना चाहिए था, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन का फॉल्ट हो, यहाँ पे मीटर स्क्वायर के जहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मीटर स्क्वायर ही मान के इसको सॉल्व करता तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका मतलब ये है कि अगर यूनिट बराबर नहीं है
तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट फार्मूले पर प्रस्तावित नहीं कर सकते, डायरेक्ट फार्मूले पर आप प्रतिपादित नहीं कर सकते। आपको यूनिट एक जैसी करनी पड़ेगी, फिर आप इसके पार्टीशन सॉल्व करेंगे, तब जाकर के आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। सही है। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए मैंने दो क्वेश्चन लिए, दो डिफरेंट वैरायटी के। तीसरा क्वेश्चन मैं तीसरी वैरायटी का डाल रहा हूँ, है ना। ये देखिए क्या कहा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसकी भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर। तो मैंने आपसे क्या कहा, क्वेश्चन को पहचानने का तरीका क्या है कि अगर 3 भुजाएं हैं तो डेफिनेट है आप हीरोज फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहला काम, सॉल्यूशन जैसे ही आपने बनाया आपके दिमाग में आया क्या, हीरोज फार्मूला। क्या है हीरोज फार्मूला, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। पहला काम आपने फार्मूला लिख लिया। अब भुजा लिखिए। अब बच्चे ये कहते हैं कि हम किसे ए माने, किसे बी माने, किसे सी माने, कोई दिक्कत नहीं, आप एक लाइन से मान लीजिए। तो आपने लिखा ए बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है, बी बराबर 24 सेंटीमीटर ये भी दिया है, और सी बराबर 26 सेंटीमीटर ये भी दिया है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए, फार्मूले में इसे रखने से पहले, एक्चुअल में जो हीरोज फार्मूला है इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कहते हैं, है ना। तो आप ये मत परेशान हो कि हीरोज फार्मूला लगा दिया क्षेत्रफल निकाला ही नहीं, है ना। तो हीरोज फार्मूला ही एरिया ऑफ ट्रायंगल है, किस कंडीशन में, जब त्रिभुज विषमबाहु हो। आइए अब देखिए विषमबाहु है भी कैसे, 10, 24, 26 सारे के सारे डिफरेंट हैं, इसी वजह से ये त्रिभुज क्या है, विषमबाहु। तो अगर मुझे फार्मूले में इसको रख के, अगर इस पे रख दिया आपने तो क्षेत्रफल निकल आया, लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आपको यस आना चाहिए। यस क्या है, अर्ध परिमाप। यस क्या है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी बाई क्या 2, वैल्यू रखिए इसमें, बराबर a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 24, c की वैल्यू 26, कितना आया, बटे 2। अब देखिए जोड़ने पर वैल्यू कितनी आ रही, मैंने कहा 6 4 10, 2 2 4 1 5 1 6, वैल्यू कितनी आई, 60 आई। आपने लिखा इसे 60 बटे 2, 2 3 6, मतलब 30 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू है ये, एस की वैल्यू। किसकी वैल्यू है, एस की। यस क्या है, अर्ध परिमाप। आइए फार्मूले पर रखते हैं। आपने लिखा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, लिख लीजिए फिर से, चाहे तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सही है, रखिए अंडर रूट में एस का मान है 30, फिर 30 माइनस ए, ब्रैकेट्स जरूर लगाइएगा। ए का मान कितना है, 10 है, आपने लिखा 10, फिर क्या लिखा 30 माइनस 24, फिर क्या लिखा 30 माइनस 26। हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी अंदर की संख्याओं का आपस में गुणा करा के बड़ी संख्या नहीं लानी। आप देखिए रूट लगा, इसका मतलब वर्गमूल निकालना है, तो गुणा कर देंगे वो फिर से इकट्ठा हो जाएगा, उसका वर्गमूल निकालना काफी टफ हो जाएगा। आइए सिंप्लीफाई करते हैं इसे। आपने क्या लिखा, ये 30, ठीक है। आगे 30 में से 10 गया वैल्यू 20, 30 में से 24 गया वैल्यू 6, और 30 में से 26 गया वैल्यू क्या, 4। तो यहाँ आपको ऐसे नहीं लगाने, तुम छोटा छोटा 2 गुणे 2 पे कर लीजिए, नहीं। देखिए कैसे हम लगा रहे हैं, मैंने ऐसे लगाया, मैंने 30 को लिखा 5 गुणे 6 कर सकते हैं, और 20 को लिखा मैंने 5, सॉरी गुणा है, 20 को मैंने क्या लिखा 5 गुणे 4 कर सकते हैं, और गुणे 6 और गुणे 4 है। अब देखिए 2 2, रूट का मतलब क्या हुआ, 2 2 की पेयरिंग बनानी है। अब मैं पेयर ढूंढ रहा हूँ इसमें कि पेयर मिल जाए। देखिए मिल पा रहा, 5 का पेयर बना तो आप कहेंगे 5 रूट से बाहर, सही है। 6 का पेयर यहां बना तो आप कहेंगे 6 रूट से बाहर, और 4 का पेयर यहां बना तो 4 रूट से बाहर। ऐसे गुणा करिए, देखिए 0 लाना है। 5 छक्का 30, चौका क्या 120। या आप कह सकते हैं 5 चौका 20, छक्का 120। तो आपने लिखा 120, क्या लिखा 120 यूनिट। चूंकि आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए भुजा गुणे भुजा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो आपसे पूछा गया था।
ये देखिए पेयर चाहे नजदीक में हो या फिर दूर दूर हो, डजंट मैटर, चीजें सारे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। एक जगह आप फंस रहे हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर आया कहाँ से यूनिट। इधर आइए समझ लेते हैं, मुझे पता है चीजें याद है तो हवा हो रही होंगी। देखिए यस जो आया वो सेंटीमीटर में, रूट के अंदर है सारी चीजें, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर। तो आपने देखा दो पेयर बना, बाहर आया तो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, आप इसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। वही चीज मैंने लिखी, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है? नहीं, चीजें आसान है। आपने तीन टाइप के क्वेश्चन बनते थे, तीनों मैंने करवा दिए। ठीक है, चलिए आगे एक आध में करवाओगे। क्वेश्चन थोड़ा सा हमने परिवर्तित कर दिया। क्वेश्चन में क्या लिखा गया, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है ये? समबाहु त्रिभुज। तो आप देखिए ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। फार्मूला क्या था? सीधे सीधे फार्मूले पर आते हैं। तो मुझे पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4a²। इसे क्वेश्चन बचा था, है ना, मैंने ले लिया। तो क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4। देखिए मैंने क्या कहा था पहचान के लिए कि अगर केवल और केवल एक भुजा का समावेश है क्वेश्चन में तो आप डेफिनेट उसे कहेंगे वह समबाहु त्रिभुज का है। और समबाहु त्रिभुज के लिए आपने फार्मूला लगाया √3/4a²। आइए, ए का मतलब भुजा, तो आपने लिखा क्षेत्रफल बराबर √3/4, ए का मतलब है 6 का वर्ग। आप लिख सकते हैं √3/4, 6 का वर्ग 36, 4 9 36। अब देखिए मामला फंसा। बच्चे ये कहते हैं क्या √3 की वैल्यू रखना जरूरी है? यूनिट क्या होगा भाई क्षेत्रफल के लिए? तो आप कहेंगे वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे कहते हैं क्या √3 की वैल्यू रखेंगे कि नहीं रखेंगे? संशय है। तो जब तक √3 की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन नहीं है आप नहीं रखेंगे। ठीक है, फिर से जब तक √3 की वैल्यू यहाँ ब्रैकेट्स में दिया नहीं जाता तब तक आप √3 की वैल्यू नहीं रखेंगे, या फिर पेपर के लास्ट में दिया गया हो, दोनों जगह पे, या फिर क्वेश्चन में यहाँ इन्वॉल्व हो या फिर पेपर के एंड में आपके दिया गया √3 की वैल्यू तो रखेंगे, अदरवाइज वैल्यू नहीं रखेंगे। जैसे ही रूट सेक्शन आता है वही आप ड्रॉप कर देंगे, आपका वही आंसर। सही है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज का। आइए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में चलिए, ये थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन भी है। एक आपने लगा लिया है, एक क्वेश्चन मैंने और लिया। इसमें देखिए कहा गया है यदि त्रिभुज ABC, तो आप चाहे तो त्रिभुज बना भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, और चाहे तो नहीं बना सकते, आप इसके लिए बाध्य नहीं है, है ना। इन्होंने कहा एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो आप ऐसे लिखते चलिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इन्होंने दिया है, कितना दिया, 0.08 क्या मीटर स्क्वायर। अब देखिए पॉइंट आ गया तो मामला कुछ तो पेचीदा है। तथा इसके आधार की लंबाई, तो आपने कहा आधार दिया गया, आधार कितना है, 80 सेंटीमीटर। सही है। तो आपसे पूछा गया कि आप ऊंचाई की गणना कर दीजिए, हमको ऊंचाई बता दीजिए। तो फिर से यूनिट सेम होना चाहिए। अब ये फिगर मिटा दें, फिगर का कोई रोल तो है नहीं इसमें। तो यूनिट सेम होने के लिए क्या करेंगे आप, पहले देखिए मैंने क्या लिखा, 0.08 था, मैंने लिखा मीटर और गुणे मीटर 2 बार है। तो ये देखिए एक लिखा नहीं है लेकिन एक छुपा है, 1 मीटर 1 मीटर। तो मुझे पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए देखिए मैं क्या लिखूंगा 0.08 गुणे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए, तो अब आपको ये पता होना चाहिए किस प्रकार का ये त्रिभुज है। तो आधार गुणे ऊंचाई अगर फार्मूला लगा तो डेफिनेट है, नो डाउट, वहां पे आप राइट एंगल ट्रायंगल लगाएंगे, इसका मतलब आप कह सकते हैं समकोण त्रिभुज। आइए, तो आपने लिखा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार और गुणे क्या, ऊंचाई। सही है। आइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने निकाला, कितना निकाला, 0.08 गुणे 100 बराबर 1/2, आधार का मान 80 है और ऊंचाई का मान आपसे पूछा गया। ठीक है, 2 का गुणा, अब चाहे तो 2 से कैंसिल आउट कर दें, 2 चौक 8, 4 0। तो आपने लिखा 0.08 गुणे 100 बराबर 40 गुणे ऊंचाई। सही है ना, ऊंचाई चाहिए तो 40 नीचे आ जाएगा, 0.08
गुणे 100 गुणे 100 और बटे 40 बराबर क्या? ऊंचाई। आप चाहें तो दशमलव को मैनेज कर सकते हैं, नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। यहाँ देखिए 2 चौका 8। बस ध्यान रहे दशमलव कितने स्थान के बाद है, यहाँ दशमलव 2 स्थान के। देखिए क्या है यहाँ 0.04 0.04 क्रॉस 100 क्रॉस 5 बराबर क्या? सबने देखिए बराबर क्या हुआ? ऊंचाई। ठीक है ना, बराबर क्या हुआ? ऊंचाई। यहाँ अगर डाउट हुआ तो इसको देखिए कैसे काटा मैंने। ये 1 0 से 1 0, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। इसको इसलिए नहीं छेड़ा, गुणा कराने में आसानी होगी तो मैंने 2 से इसको काटा। 2 ये देखिए 1 0 था, 0 और 2 चौका 8। ठीक है, गुणा देखिए कैसे, केवल अंक का गुणा कराएंगे। 5 एकम 5 और 5 चौका 20, 2 0 2 0। कितने स्थान के बाद? 2 स्थान के बाद आपने 2 स्थान के बाद 0 लगा दिया। ये क्या आ गई आपकी ऊंचाई। यूनिट किस में आएगी? जाहिर सी बात है सारी चीजें सेंटीमीटर में है तो वैल्यू क्या आ गई? सेंटीमीटर में। इसका मतलब है ऊंचाई आपकी कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सब थोड़े से बेहतर क्वेश्चन है और स्टाइल क्वेश्चन बड़े ज्यादा पुटअप भी हुए। ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं आए। क्लियर है? आगे चले, आइए पहले क्वेश्चन। आइए, क्वेश्चन का प्रारूप चेंज कर दिया मैंने। देखिए मैंने क्या लिखा है, एक त्रिभुज का परिमाप 144 मीटर। तो जो चीजें दी गई हैं आप उसे लिखते चलिए साथ में। इन्होंने दिया है त्रिभुज का परिमाप। अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने त्रिभुज का अर्ध परिमाप बताया, परिमाप तो बताया ही नहीं, मेरी गलती नहीं है। 144 मीटर। आगे, तथा उनकी भुजाओं का अनुपात। भुजाओं का अनुपात मतलब A अनुपाते B अनुपाते C कितना दिया गया? 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5। तो आपसे कहा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल आप गणना करके बता दीजिए। ऐसा क्वेश्चन में आंसर है। अब देखिए थोड़ा सा कॉमन अगर सेंस लगाएं तो चूंकि 3 भुजाएं हैं तो फिक्स है हीरोज फार्मूला लगेगा, लेकिन उससे पहले आपको तीनों भुजाएं एग्जैक्ट चाहिए तो अनुपातिक वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो भुजाओं की, और आपको अर्ध परिमाप चाहिए। और देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है? परिमाप। तो अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा? आप कहेंगे अगर मैं इसे बटे 2 कर दूं तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? अर्ध परिमाप की। फिर से, अगर ये परिमाप है, अर्ध परिमाप का मतलब क्या हुआ? परिमाप को 2 से भाग दे दें। तो मैंने 2 से भाग दे दिया, 2 साते 14, 2 दूना 4, 72 मीटर। ये आया यस, जिसे आप हिंदी में कहेंगे क्या? अर्ध परिमाप। क्या हो गया ये? अर्ध। एक चीज आपने कैलकुलेट कर, ये सब आपको विजुलाइज होना चाहिए क्या क्या करना पड़ेगा क्वेश्चन में। आगे त्रिभुज, ये देखिए भुजाओं के अनुपातिक मान दिए हैं तो मैंने माना तीनों भुजा जो है, मैंने माना भुजा बराबर x। मैंने क्या माना? भुजा बराबर x क्या? मीटर। भुजा बराबर क्या? x मीटर। तो अनुपातिक वैल्यू अगर हम लेके चलें इसमें, अब देखिए एक चीज तो यहाँ मामला फंसता हुआ नजर आता है क्योंकि आपने अभी तक भुजा निकाला नहीं है। आपने भुजा नहीं निकाला, वो निकलेगा कैसे? परिमाप की मदद से। लेकिन फिर भी अगर मैंने कहा मुझे a भुजा चाहिए तो a का अनुपात क्या है? 3। इसका मतलब भुजा क्या आ गई? 3x। b का अनुपात 4 है, इसका मतलब भुजा 4x। c का अनुपात 5 है, इसका मतलब c बराबर 5x। अब ये वैल्यू थोड़ी है, क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है? नहीं है, क्योंकि आप x में आपने माना, ये कहाँ वैल्यू रह गई? आपको भुजा निकालनी है तो मुझे पता है अगर तीनों भुजाएं हैं तो मैं भुजा कैसे निकाल सकता हूँ? विद द हेल्प ऑफ हाफ पेरीमीटर। अर्ध परिमाप से निकाल सकते हैं। कैसे? मुझे फार्मूला पता है, यस बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई क्या? 2। यस का मान आपने निकाला कितना? 72 बराबर a का मान 3x, b का मान 4x, c का मान 5x और बटे 2। तो 2 का गुणा यहाँ कर दीजिए, 72 गुणे 2 बराबर 5 3 8 4 12x। चाहिए आपको x की वैल्यू चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे भुजा एग्जैक्ट चाहिए। तो मैंने माना x मीटर ना, भुजा मुझे एग्जैक्ट चाहिए। और ये जो 3:4:5 था ये अनुपातिक मान है, एग्जैक्ट मान नहीं। आइए, तो मैंने कहा 2 छक्का 12, ऐसे नहीं कैंसिल आउट कर सकते तो 12 को नीचे भेज दीजिए। सॉरी, यहाँ 2 लिखा और यहाँ 12, तो मैंने 72 गुणे 2 बटे 12 बराबर x कर दिया। यहाँ ये 2 छक्का 12, यहाँ देखिए 6 एकम 6, 6 दूना 12। तो आपने क्या कहा? x बराबर कितना आ गया? 12। x बराबर क्या आ गया? 12। आइए
इसका मतलब ये है कि प्रथम भुजा कितनी होगी, तो मैंने कहा 3 गुणे 12, 12 तिया 36 क्या सेंटीमीटर। ठीक है, आगे फिर आप लिखेंगे 4 गुणे 12, 12 चौक 60 क्या सेंटीमीटर। फिर आप लिखेंगे 5 गुणे 12, ये देखिए 12 चौक 48, सॉरी 12 चौक 48 और फिर 12 पच्चे 60, क्या हो गया ये सेंटीमीटर। अब आपकी 3 भुजा निकल के आ गई, अब क्वेश्चन में आपकी 3 भुजा निकल के आ गई। फार्मूला आपको पता ही है, तो उसका फार्मूला क्या हुआ, क्षेत्रफल का अंडर रूट में s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ये फार्मूला था त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो आइए वैल्यू रखिए, s की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, s की वैल्यू निकाली है 72। आपने लिखा 72, 72 माइनस a का मान 36, आगे 72 माइनस b का मान 48, फिर क्या लिखा 72 माइनस c का मान 60। ठीक है, वैल्यू रख दी। आइए सॉल्व करते हैं। त्रिभुज बराबर क्या आया, 72 में तो कोई परिवर्तन नहीं, 32 में से 36 गया तो आप कहेंगे 36 आया। ये देखिए 72 में से 48 घटाइए तो 12 में से 8 गया वैल्यू 4, 6 में से 4 गया वैल्यू 2, 24 ही आएगा, चेक कर लीजिए। 8 4 12 बिल्कुल सही गुणे, और 72 में से आपने 60 को घटाया तो वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको देखिए पेयर बनाने हैं, इस चीज का ध्यान रहे। पेयर देखिए कैसे बनेगा, एक्सीलेंट माइंडेड है तो एक लाइन में आंसर आएगा, नहीं आप हैं तो आपको तोड़ना पड़ेगा 2 गुणे 2 करके, लेकिन जरूरत है नहीं। देखिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं 72 को लिख सकता हूँ, अगर मैं देखूं 36 दुना 72 होता है, ध्यान से देखिएगा हम समझाना क्या चाह रहे हैं। तो मैं इसे कह सकता हूँ 8 गुणे 9 72 कर दिया, प्लस 36 को आप लिख सकते हैं 6 गुणे 6, और देखिए 24 को मैंने ऐसे लिखा 12 गुणे 2 और गुणे 12, ऐसा इस लिखिया क्योंकि 12 की पेयरिंग बन जा रही। सही है, आगे चले। अब देखिए 6 जिसकी पेयरिंग बनी उसको बाहर करिए, आपने 6 की पेयरिंग बना दी तो आपने 6 को बाहर कर दिया, और कुछ बाहर आया, 12 की पेयरिंग बना दी तो 12 बाहर आ गया। 9 का मतलब 3, तो ऐसे लिख लीजिए 8 गुणे 2 और गुणे 9, तो देखिए 12 6 72 हो गया, सही है। 8 दूना 16 और 16 का वर्गमूल हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4, और 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, सही है। यहाँ पेयर हो गया, यहाँ पेयर हो गया, तो आपने लिखा 72 गुणे 4 गुणे 3, तो 4 दूना 8, 4 सते 28 और गुणे 3, सही। 4 दूना 8 और 4 सते 28, सही। आगे आपने लिखा 3 8 24 और 3 8 24 2 26 और 3 दूना 6 और 2 8 यूनिट। चूंकि आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, चीजें मीटर में है, इसे लिखेंगे 864 मीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। तो इस टाइप क्वेश्चन इसलिए पूछे जाएंगे, पहला तो ये अनुपातिक है, दूसरा आपको अर्ध परिमाप निकालने हैं, और तीसरा सबसे खास बात आपको लंबा कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पुट अप होने चाहिए और डेफिनेट होने चाहिए। क्या क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत जरा सा भी, हाँ यहाँ पे जब अनुपातिक मान दिया जाएगा तो आपको चीजें माननी पड़ेंगी, और वहां से आपको ये फाइंड आउट करना है कि अगर भुजा की वैल्यू नहीं दी गई तो हम फाइंड आउट कहाँ कर सकते हैं, तो भुजा की वैल्यू केवल और केवल परिमाप से फाइंड आउट हो सकता है, जैसा मैंने फाइंड आउट किया। सही है, आगे चले, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइए, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, थोड़े से उसमें इस पे काम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते हैं। यदि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपातिक मान, देखिए तीनों भुजा कौन कौन सी है, a अनुपाते b अनुपाते c दिया गया, 13 अनुपाते 14 अनुपाते 15 दिया। परिमाप दिया गया त्रिभुज का, तो आपने यहाँ पे लिख लिया परिमाप बराबर कितना है 84। अगर मैं यहाँ पे चूंकि भुजा एक भी नहीं दी गई तो मैंने माना कि जो त्रिभुज जो भुजाओं की लंबाई है, मैंने माना भुजा बराबर क्या x क्या है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 13x, b बराबर क्या हो जाएगा 14x, c बराबर क्या हो जाएगा 15x। चूंकि ये परिमाप है और मुझे फार्मूला ये पता है कि s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये पता है। इसका मतलब यह अर्ध परिमाप है, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, 2 से अगर भाग दें तो 2 चौका 8, 2 दूना 4,
ये हो जाएगा अर्ध क्या परिमाप, ठीक है। तो आप निकालिए वैल्यू, कितना है अर्ध परिमाप 42 बराबर ए का मान है 13x, बी का मान है 14x और सी का मान है 15x बटे 2। तो आपने लिखा 42 गुणे 2। हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तब बारी बारी से रखेंगे, तब जाकर के ए बी सी तीनों भुजाओं की एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो देखिए जोड़िए 5 4 9 3 12, 1 1 1 3 और 1 4, 42 क्या x बटे 2। तो आपने क्या लिखा 42 गुणे 2 और इसका भी यही 2 गुणा, और ये आ जाएगा 42 नीचे और बराबर x। समझ में आया कैसे? ये देखिए इसका गुणा मैंने यहाँ कर दिया, हो गया, और चूंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो 42 नीचे चला गया, 42 से 42 कैंसिल हो गया, x बराबर 2 गुना कितना आ गया 4 आ गया। आपको क्या चाहिए, भुजाओं की लंबाइयाँ चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे 13 गुणे 4, ठीक है, 13 चौके 52, सही है। अब एक चीज का इसमें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है कि ये त्रिभुज का परिमाप दिया गया है या फिर त्रिभुज का अर्ध परिमाप दिया गया, इसमें समस्याएं हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं परिमाप मान के लगाता हूँ क्वेश्चन, है ना। तो ए बराबर आपने क्या माना, तो ये देखिए 13 चौक का 52 हो गया। आप क्या कहेंगे, अगर इसका मुझे जो है परिमाप निकालना, ये देखिए 14 गुणे 4, 14 चौक का 56 और 15 चौक का 60। तो अब जाकर के आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आई, ठीक है, कितनी आई 52, और फिर कितनी आई 13 चौक के 52 सही है, 14 चौक का 56 ये भी सही है, और 15 चौक का 60 ये भी सही है, ठीक है। चलिए आइए, आपको क्या निकालना है, इसने पूछा त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना करिए। तो आपने सबसे जो है फार्मूला है, फार्मूला लगाया कौन सा, अंडर रूट में यस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, रखिए वैल्यू पुट करिए अंडर रूट। यस का मान कितना है भाई, अर्ध परिमाप यस है 42 है, तो आपने लिखा 42, फिर से 42 माइनस ए का मान कितना है 52 है। आप आगे फिर 42 माइनस 56, फिर 42 माइनस 60, ये तो आया, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए भाई। अर्ध परिमाप आपने बिल्कुल सही रखा, अर्ध परिमाप में तो कोई समस्या है नहीं। क्वेश्चन लगाया जाए, आइए लगाते हैं। आपने लिखा 42, अब उल्टा घटाना, ये -10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप घटाते 6 में से 2 गया 4, 5 में से 4 गया 1, -14, और ये 60 में से 42 को हमें घटाना है, माइनस में ही आएगा, जाहिर सी बात है। कितना आया, आपने कहा 18 आ गया, 8 2 10, 4 1 5 1 6, तो माइनस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस को बाहर कर दीजिए, कोई काम है ही नहीं। मैंने 42 को लिखा 7 गुणे 6, 10 को लिखा 5 गुणे 2, 14 को लिखा 7 गुणे 2, और 18 को लिखा 9 गुणे 2। देखिए किसका पेयर बना, तो यहाँ सबसे पहले तो 7 का पेयर बन गया, 2 का पेयर 1 बन गया, और किसी का बना अभी तक तो नहीं, तो लिखिए इसे माइनस ब्रैकेट। देखिए क्या बाहर आया, बाहर देखिए क्या आया, तो आप ये कह सकते हैं 7 बाहर आ गया, सॉरी इसको छोटा कर देते हैं क्योंकि बाहर जो आ रहा है उसको हम बाहर लिखेंगे, 7 गुणे 2 बाहर आ गया, बचा क्या आपके पास 6 बचा, सॉरी 9 लिख रहे हैं, देखिए क्या बचा 6 बचा, गुणे 5 बचा, गुणे 9 बचा, और गुणे 2 बचा, सही। आइए तो -7 गुणे 2, मैंने 6 को लिखा 2 गुणे 3, 5 को कोई परिवर्तन नहीं है, और 9 को लिखा 3 गुणे 3 और गुणे 2। यहाँ देखिए 2 का पेयर यहाँ बन गया, 3 का ऑलरेडी बना हुआ, तो आपने क्या लिखा -7 गुणे 2, और फिर 2 फिर से बाहर और 3 फिर से बाहर, तो बचा के अंदर में 5 3 15, ठीक है। गुणा करिए इसका, तो 3 दूना 6 दूना 12, 12 सते 84, 7 दूना 14, और 7 एकम 7 1 8, बिल्कुल सही। अंडर रूट में 15, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। यूनिट क्या होनी चाहिए, तो यूनिट होनी चाहिए त्रिभुज के क्षेत्रफल में, क्योंकि आप सेंटीमीटर लेके चले थे इसलिए वैल्यू लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। एक खास बात,
क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए लास्ट में हम ये भले ही नेगेटिव आ रहा है, लास्ट में हम इसे एज अ पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। सही है ना? लास्ट में इसे क्या कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। तो मान लेते हैं हो सकता है कहीं त्रुटियां हुई हो, लेकिन क्वेश्चन लगाने में कहीं गड़बड़ी नहीं है, ये इस चीज का मैं आपको आश्वासन देता हूँ, क्वेश्चन लगाने में कहीं गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको चीजें इसमें निकालनी है तो आप बिल्कुल ऐसे निकाल लेंगे, और अगर माइनस आता है क्षेत्रफल में तो लास्ट में उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल किसी का माइनस नहीं हो सकता, क्षेत्रफल सबका प्लस आएगा। तो कुछ इस पैटर्न पर इसके क्वेश्चन लगे। सही है, आगे चले, चलिए आगे।